हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप 10 स्टार को। तो साहब यहाँ रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि देखो भाई, हम में से बहुत सारे लोगों की डेली लाइफ बहुत हार्श रियलिटी से भरी हुई है, और इसी हार्शनेस से बचने के लिए हम कॉन्स्टेंटली थोड़ी देर के लिए फैंटेसीज और ड्रीम्स में खो जाना चाहते हैं। और इसी के चलते ये स्टार्स हमारी इस वीकनेस का हिस्सा बन जाते हैं, और हमारी यही वीकनेस ही उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। और ये स्टार्स अपने स्टाइल और अपील के थ्रू भीड़ में अलग ही नजर आते हैं, और अपनी इसी प्रेजेंस से वो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम उनकी तरफ देखें। कुछ ऐसा होता है कि हम उन्हें इग्नोर कर ही नहीं पाते। और अब अजीब बात यह है कि वो चाहते तो हैं कि हम उन्हें नोटिस करें, उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाएं, पर एट द सेम टाइम वो खुद ही हमसे कुछ डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। और ये डिस्टेंस उनके लिए हमारी इमेजिनेशन को उनके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए एक्साइट करती है। और फिर उनकी ये ड्रीम लाइक क्वालिटीज हमारे अनकॉन्शियस माइंड पर असर डालती है, और इसी के चलते हमें खुद को भी पता ही नहीं चलता कि हम उन्हें कितना कॉपी करने लगे हैं। इसलिए एक स्टार की तरह फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट बनने की कोशिश करो, अपनी ग्लिटरिंग प्रेजेंस को शो करके। और अब इसी बात को देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक बार 1922 बर्लिन जर्मनी में एक मूवी ट्रेजेडी ऑफ लव के लिए एक फुल फिगर एक्ट्रेस को सिलेक्ट करने के लिए कैस्टिंग चल रही थी, और इस रोल को पाने के लिए वहां बहुत ही यंग और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस आई हुई थी। पर वहीं उन्हीं सबके बीच वहां एक लड़की ऐसी भी लाइन में खड़ी हुई थी जो कि बहुत ही सिंपली ड्रेसअप होकर आई थी, और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इस रोल में सिलेक्ट होने के लिए थोड़ी भी डिस्परेट है। और ऐसा होने पर भी वो कुछ अलग ही नजर आ रही थी। खैर, तो कैस्टिंग डायरेक्टर ने उसे वहां इमीडिएटली ही नोटिस कर लिया। वो बहुत काम नजर आ रही थी, और जब वो वहां सिगरेट स्मोक कर रही थी तो उसके जेस्चर्स स्लो और सजेस्टिव लग रहे थे। वो डायरेक्टर उस लड़की के पैरों, उसके चेहरे और उसकी आंखों में उस अलग ही तरह की कोलनेस को देखकर फैसिनेट हो गया। और जब उस लड़की की बारी आई तो वो उसे ऑलरेडी ही सिलेक्ट कर चुका था, और उस लड़की का नाम था मैरिलिन डीट्रिश। खैर, तो अब 1929 में एक ऑस्ट्रियन अमेरिकन डायरेक्टर जोसेफ वॉन स्टर्न्सबर्ग अपनी एक फिल्म द ब्लू एंजल के सिलसिले में बर्लिन आया, और इस टाइम तक डीट्रिश फिल्म और थिएटर की फील्ड में काफी फेमस हो चुकी थी। खैर, तो ये मूवी ब्लू एंजल एक ऐसी वुमन की कहानी थी जो कि सैडिस्टिकली आदमियों को फंसाती थी और फिर उन्हें मार देती थी। तो बर्लिन की सभी बेस्ट एक्ट्रेसेस इस रोल को करना चाहती थी, सिवाय एक के, और ऑब्वियसली वो डीट्रिश ही थी, क्योंकि डीट्रिश का मानना था कि ये रोल बहुत ही डीमीनिंग है। खैर, तो वॉन स्टर्न्सबर्ग के दिमाग में कुछ एक्ट्रेसेस थीं जिनको कि वो उस रोल में पसंद कर चुका था, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं किया था। और अब वो अपनी फिल्म के लीड मेल एक्टर को चूज करने की नियत से एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस को देखने के लिए गया, क्योंकि उस परफॉर्मेंस के एक्टर को वो अपनी फिल्म में लेने के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ और डीट्रिश स्टेज पर आई तो वॉन स्टर्न्सबर्ग ने महसूस किया कि वो अपनी आंखें डीट्रिश पर से हटा ही नहीं पा रहा था। डीट्रिश ने भी उसे कुछ टाइम के लिए डायरेक्टली और बोल्डली अपनी गेज में एंगेज कर लिया, ठीक एक आदमी की तरह। और फिर उस पर उसके पैर, और जिस प्रोएक्टिव तरीके से वो उस दीवार से टिककर खड़ी हुई। तो ये सब देखकर वॉन स्टर्न्सबर्ग
उस मेल एक्टर के बारे में तो सोचना भूल ही गया जिसे कि वो देखने के लिए आया था। पर अब अपनी फिल्म के लिए उसे लीड एक्ट्रेस मिल गई थी। खैर, तो फिर इसके बाद वॉन ने डीट्रिश को अपनी फिल्म के उस रोल के लिए जल्दी ही कन्विंस कर लिया और फिर उस कैरेक्टर के क्रिएशन में भी उसने बहुत मेहनत की। उसके लिए स्पेशल मेकअप, इवन लाइटिंग सिस्टम को भी डीट्रिश के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही क्रिएट किया गया। और फिल्म में भी वो जहां भी जाती थी उसे स्मोक के साथ ही दिखाया जाता। और टाइम के साथ शूटिंग के दौरान वॉन अपनी क्रिएशन से इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि अब वो खुद ही डीट्रिश मतलब उस कैरेक्टर के साथ हर जगह जाने लगा और सिवाय वॉन के कोई और उसके करीब भी नहीं आ सकता था। खैर, तो फिल्म के रिलीज होने के बाद द ब्लू एंजल जर्मनी में बहुत सक्सेसफुल हुई। ऑडियंसेस डीट्रिश से पूरी तरह से फैसिनेटेड हो गई थी। उसकी वो कोल्ड ब्रूटल स्टेयर, उसका स्टूल पर बैठकर अपना अंडरवियर शो करना और उसका बेहद एफर्टलेसली स्क्रीन पर अटेंशन को कमांड करना लोगों को अपनी तरफ बांध लेता था। खैर, तो इस फिल्म के बाद जल्दी ही पैरामाउंट स्टूडियो ने डीट्रिश को हॉलीवुड में बुला लिया और यहां भी लोगों ने उसके बारे में जल्दी ही बातें करना स्टार्ट कर दिया। और पार्टीज में भी हर किसी की आंखें उसी की तरफ होती थी। अब हॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम जेंटलमैन उसे एस्कॉर्ट करते थे और अब जो भी कोई ड्रेस वो किसी ओकेजन में पहन लेती थी, दूसरे ही दिन उस लुक्स को बाकी लेडीज कॉपी कर रही होती थी। खैर, तो अब सक्सेसफुली टाइम बीतने के साथ डीट्रिश ने वॉन स्टर्न्सबर्ग के साथ काम करना धीरे धीरे खत्म कर दिया। पर वो उन सभी लर्निंग्स को नहीं भूली थी जो कि वॉन ने उसे सिखाई थी। खैर, तो एक बार 1951 की एक रात जब डायरेक्टर फ्रिट्ज लैंग, जो कि अपनी आने वाली फिल्म रैंचो नोटोरियस में डीट्रिश को डायरेक्ट करने वाला था, वो जब अपने ऑफिस के सामने से गुजरा तो उसे अपने ऑफिस में एक फ्लैश लाइट दिखाई दी। उसे लगा कि शायद आज यहां अंदर चोर आ गए हैं और इसलिए जब उसने वहां जाकर देखा तो पाया कि वहां वो डीट्रिश थी जो कि अलग अलग एंगल से अपने खुद के चेहरे की फोटोग्राफ्स ले रही थी ताकि आने वाली मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से वो अपने फेस और एक्सप्रेशंस को हर एंगल से स्टडी कर सके। दरअसल मैरिलिन डीट्रिश ने खुद को खुद से ही अलग कर लिया था। वो अपने फेस, अपनी लेग्स और अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से स्टडी करती थी जैसे कि उसकी बॉडी एक अलग आइडेंटिटी है और उसकी यही बात उसको एबिलिटी देती थी कि वो खुद को और अपनी लुक्स और अपीयरेंस को डिजायर्ड इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर सके। तो एक्चुअली स्टार्स को पावर ही इस बात से मिलती है कि वो खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह लेने लगते हैं। और फिर होता भी ऐसा ही है कि जब तुम खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना स्टार्ट कर देते हो तो दूसरे लोग भी तुम्हें वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं और यही ड्रीम लाइक एयर तुम्हारे इफेक्ट्स को और भी ज्यादा हाइटन कर देता है। तो आगे रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि तुम एक ब्लैंक स्क्रीन हो और अगर तुम किसी एक को कमिट नहीं करके यहां वहां घूमते हो तो लोग तुम्हें सीज करना चाहते हैं। तो अगर तुम एक स्टार बनना चाहते हो तो तुम्हें अपना एक अटेंशन गेटिंग स्टाइल डेवलप करना होगा। और याद रखो कि तुम्हारी अपनी इमेज, अपनी प्रेजेंस एक मटेरियल है जिसे कि तुम कंट्रोल कर सकते हो और इन्हीं बातों से लोगों को लगता है कि तुम उनसे सुपीरियर हो और ऐसा होने पर वो अपनी खुशी के लिए तुम्हें इमिटेट करने लगते हैं। खैर, तो अब रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि याद रखो कि हर एक आदमी एक पब्लिक परफॉर्मर है। लोगों को एग्जैक्टली इस बात का पता ही नहीं होता
कि तुम सोचते क्या हो या कैसा फील करते हो। वो तो बस तुम्हें तुम्हारे अपीयरेंस को देखकर ही जज कर लेते हैं। और इस बात को भी याद रखो कि अट्रैक्शन अनकॉन्शियस होना चाहिए, तुम्हारे वर्ड्स के थ्रू कन्वे किया हुआ नहीं, बल्कि अट्रैक्शन तो तुम्हारे पोज, तुम्हारे एटीट्यूड के थ्रू झलकना चाहिए। तो फ्रेंड्स, द स्टार पर्सनैलिटी का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एंटी सीडेक्टर के साथ। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।